जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका मार्गदर्शन साइंस क्लासेस में स्वागत है। जो ये क्लासेस है देखिए, तो आज हम 6 क्लास करने जा रहे हैं क्योंकि 5 क्लास से पहले ऑलरेडी वीडियो डाला जा चुका है। देखिए कि लेट होने के कारण है कि यहाँ पर जो है झंडा का तैयारी चल रहा था, आप लोग वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, इसलिए लेट हो गया ना। तो हम आप बढ़ते हैं आगे। अब तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता बनाम पंथ निरपेक्षता। आखिर धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर क्या है, दोनों में समानता क्या और अंतर क्या, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी संस्करण में सेकुलरिज्म के लिए धर्मनिरपेक्षता के बजाय पंथ निरपेक्षता ना शब्द का प्रयोग किया गया है। कारण, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार राजनीति या राज्य का धर्म, नैतिकता और कर्तव्य से अलगाव संभव नहीं है। क्योंकि भारत में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी से भी जोड़ा जाता है, जैसे राजधर्म, राष्ट्र धर्म। इसलिए राज को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। राज केवल विभिन्न विभिन्न पूजा पद्धति और संप्रदायों से तटस्थ रहता है। देखिए, भारत में जो है, जो धर्म की जो परिभाषा है जो है वो ड्यूटी से मानी जाती है, कर्तव्य से माना जाए। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष के बजाय हिंदी में पंथ निरपेक्ष किया गया और यह इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहा गया। तो आइए हम विश्लेषण करते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण। आखिर क्या है भारत की पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी वेस्टर्न सेकुलरिज्म ना। भारत की जो पंथ निरपेक्षता वो पॉजिटिव है और जो पश्चिमी पंथ निरपेक्षता वो निगेटिव है। किस प्रकार से, उसको हम समझते हैं। बात करता है भारत की, तो देखिए कहता है कि भारतीय मॉडल सर्वधर्म सद्भाव की है ना। हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं सर्वधर्म सद्भाव, सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर आधारित होती है। लेकिन वही बात की जाए कि मॉडल है, राज और धर्म के बीच कठोर अलगाव होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है, कि वकालत करता है ना पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की राज और धर्म दोनों अलग अलग होनी चाहिए। हमारे यहाँ राज का धर्म, भारत में राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज का धर्म, यहाँ भी राज का अपना कोई धर्म नहीं है। कहता है समानता, कहता है कि समा है, राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और समान संरक्षण देता है। और तटस्थता, कहता है कि राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। पश्चिमी में हस्तक्षेप का अधिकार, कहता है कि भारतीय मॉडल में राज और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। राज आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक कार्यों में सदाचार न मोरलिटी और लोक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के आधार पर सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि छुआछूत या सती प्रथा का अंत। हमारे यहाँ जो कुरीति या उस सबको अंत करने का अधिकार, हस्तक्षेप है धर्म में। लेकिन पूर्ण अलगाववाद है पश्चिमी प्रदेशों में। कहता है कि राज और धर्म के बीच स्पष्ट और पूर्ण अलगाव होता है। राज धार्मिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता और न ही धर्म राज के मामलों में हस्तक्षेप करता। जैसे अमेरिका और फ्रांस न धर्म के साथ अपना प्रतिहति करता है, आपका न धर्म के साथ हस्तक्षेप करता है, लेकिन भारत करता है। कहता है राज धर्म के हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन धर्म का राज के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। कहता है धर्म पर राज हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन धर्म राज्य पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है भारत में। धार्मिक देश, रिलीजियस स्टेट कौन सा होता है? धार्मिक देश। कहता है धार्मिक देशों में राज का अपना एक घोषित धर्म होता है और राज की पूर्ण व्यवस्था उसी धर्म के अनुसार अकॉर्डिंग टू रिलीजियस संचालित होती है। उदाहरण पाकिस्तान और वेटिकन सिटी। देखिए, जो देश राज्य पर आधारित होता है टिकता नहीं है। पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान अभी भीख मांग रहा है। उसी प्रकार से बात आता है, अब हम तो समझ गए आपका जो है धार्मिक देश और आपका जो है पंथ निरपेक्ष के बारे में समझे कि भारतीय पंथ निरपेक्ष क्या है और पश्चिमी पंथ निरपेक्ष क्या है। अब हम समझेंगे लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। कहता है कि इसके शब्द की उत्पत्ति सबसे पहला बात जाए तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर हुआ है। ग्रीक भाषा कितना शब्द, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया, डेमोस का अर्थ होता है पीपल और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, रूल, मतलब जनता का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन, रूल ऑफ द पीपल।
लोकतंत्र आधुनिक समय में सरकार का सबसे प्रचलित और लोकप्रिय रूप से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए, तथा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल अगेन फॉर द पीपल ना। जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन ना। रूल ऑफ द पीपल है, पर आधारित लोकतंत्र है। अगला बात आता है, देखिए सच्चा लोकतंत्र, ट्रू डेमोक्रेसी क्या होता है। एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे अगर अनुसार तो क्या होता है, कह रहा है केवल चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र नहीं है। एक सच्चे लोकतंत्र को लिए निम्नलिखित अनिवार्य शर्तें हैं। खाली चुनाव जहाँ हो गया तहाँ लोकतंत्र कैसे हो गया? चुनाव तो चाइना में होता है, चाइना लोकतंत्र थोड़ी ना है। एक ही पार्टी खड़ा होता है, एक कैंडिडेट है, उसको जिता देना है। देखिए लेकिन लोकतंत्र में अलग अलग इलेक्टोरल चॉइस, विकल्प होनी चाहिए। जनता के पास चुनाव है, चुनाव के दौरान एक से अधिक मजबूत राजनीतिक विकल्प मौजूद हो। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार की वास्तविक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और शक्ति हो, किसी बाहरी या अलोकतांत्रिक शक्ति का दबाव ना हो। पहले बात क्या कि विकल्प होना चाहिए चॉइस के लिए। दूसरा बात कह रहा है कि निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग की, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ही वास्तविक रूप से ले। अगला पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, फेयर और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया है। निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव को भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया। अगर इतना हो रहा है भारत में, तो भारत को हम सच्चा लोकतंत्र कह पाएंगे। अब बताएं रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य शब्द का मतलब गणराज्य, रिपब्लिक कह रहा है कि उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां राष्ट्र का प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित इलेक्टेड होता है। वह पद वंशानुगत नहीं होता है ना। कहता है कि गणराज्य उस देश को कहेंगे जिसका जो राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो स्टेट होगा, वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा एक निश्चित समय के लिए। ही नहीं है कि करोड़ों साल रह जाएगा, 100 साल 50 साल, निश्चित समय के लिए, जैसे 5 साल। लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर कराए, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेसी कहता है इसमें सरकार का प्रमुख हेड ऑफ द गवर्नमेंट जैसे प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित होता है। उसी प्रकार रिपब्लिक, इसमें राष्ट्र का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचित होता है। विश्लेषण, ऐसा विश्लेषण देखिए ब्रिटेन के बारे में जाने। ब्रिटेन एक लोकतंत्र है क्योंकि वहाँ सरकार चुनी जाती, लेकिन वह गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी आज भी वंशानुगत होता है। संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब संविधान भी है और राजतंत्र भी ब्रिटेन पे। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, सिर्फ ब्रिटेन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है ना। भारत के बारे में कहा जाए, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री, सरकार का प्रमुख और राष्ट्रपति दोनों निर्वाचित होते हैं। तो हमारे में उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है बाबू। न्याय, जस्टिस, प्रस्तावना में न्याय का विचार 1917 सोवियत संघ की क्रांति से लिया गया है, रशियन रिवोल्यूशन से लिया गया है। हम न्याय की विचारधारा 1917 की सोवियत संघ की क्रांति से। प्रस्तावना में न्याय को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व से भी ऊपर रखा गया है, मतलब कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व से ऊपर रखा गया है किसको? न्याय को। भारतीय संविधान के नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्रदान है। किस प्रकार के न्याय प्रदान है? आइए देखते हैं कौन कौन सा न्याय प्रदान है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और जो है आर्थिक न्याय। तो सबसे पहला सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, समाज में सभी नागरिक को समान अवसर प्रदान करना, जाति, धर्म, लिंग और जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करना, समाज के समानता और छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करना ही सामाजिक न्याय है। कराए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी को समान अवसर देना, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। आज संविधान में प्रावधान है ना
संविधान में क्या क्या प्रावधान है, देखिए संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 15 कहा कि जन्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना निषेध है, करिएगा तो दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरियों के अवसर में भी समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 24 और 25 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि है ना। राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस कहता है देश के हर नागरिक को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान रूप से भागीदारी करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत चुनाव लड़ने, राइट ऑफ टू कंटेस्ट और वोट डालने का अधिकार हमको मिलता है। राजनीतिक न्याय में कहता है कि नागरिकों को अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना, चुनाव लड़ना ना, अब वोट डालने का अधिकार होता है। संवैधानिक प्रावधान में दिया गया है 325 अनुच्छेद 325 में करा कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। आगे था अनुच्छेद 226 25 में तो ये बात कर दिया। 26 कहा कि 25 वाला फिर से बात समझे 325 का कहा कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी जाति धर्म के लोगों को कहूँ भी जन्म होगा, लेकिन वो मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। 326 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, वोट देने का अधिकार ना। अब आता है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस। आर्थिक न्याय कहता है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना, आर्थिक संसाधनों, इकोनॉमिक रिसोर्स का उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, समाज में धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में न हो तथा उत्पादन के साधनों पर सभी का समान रूप से अधिकार हो ना। जितना भी आर्थिक संसाधन है भारत में, उस पर एक ही किसी व्यक्ति का संकेंद्रण, धन का संकेंद्रण ना हो, सबका उस पर बराबर अपनी क्षमता के अनुसार अधिकार होनी चाहिए। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 39B इसका समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39C क्या कहता है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, अर्थात अमीरी गरीबी की खाई को कम करना हो। तो 39B में 39C में दिया गया स्वतंत्रता। देखिए कि बंधुत्व उसके बाद आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा कि क्या प्रस्ताव में संशोधन हो सकता है। तो इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, फिर अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसको पहले फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। आइए हाली तो हम यहाँ तक छोड़ दिए थे स्वतंत्रता, लिबर्टी की बात करता है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमको दिया गया है। विचार की स्वतंत्रता, सोचने और अपना दृष्टिकोण बनाने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अपने विचार को बोलना, लिखकर, कला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बिलीव, किसी विचारधारा में मानने में आज़ादी दी जाती है। देखो हाल स्पीड कर्म का इस विशेष धर्म किसी भी धर्म को अंतःकरण को स्वीकार करने की आज़ादी है। उपासना और किसी अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति और आज़ादी दी जाती है। कहता है कि भाग मौलिक अधिकार जो 3 है, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, उसका अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 और 19 से 22, 25 में 28 और 19 से 22 में 1922 में स्वतंत्रता है, और 1925 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है। प्रकृति की स्वतंत्रता,
देखिए कहता है कि सकारात्मक बनाम नकारात्मक, कहता है सकारात्मक निगेटिव है स्वतंत्रता और जो है पॉजिटिव स्वतंत्रता। नेगेटिव स्वतंत्रता कहता है ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति पर प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव होता है, स्वच्छता को जन्म दे सकती है। तथा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि उचित प्रतिबंधों के दायरे में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का प्रयास करना। मान चलिए कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता अधिकार है, क्या मतलब किसी के बेडरूम में तो नहीं घुस जाइएगा, तो उसके लिए प्रतिबंध है कि अगला आदमी है उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसकी जितना आपकी है। तो प्रतिबंधों के साथ भारत में स्वतंत्रता व्यापार करने का तक बंदूक गाजा शराब दारू का व्यापार करिएगा बिहार में नहीं ना, तो उसी प्रकार से स्वतंत्रता दिया गया है। तो उसके साथ कुछ प्रावधान भी जोड़े गए हैं, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अनुच्छेद 19 के 2 के तहत देश राज्य देश की सुरक्षा संप्रभुता और लोक व्यवस्था के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त कराएगा ना, कि युक्ति युक्त निबंधन और इसका रेजोनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ना। कहता है समानता है समानता और समता में अधिकार है। समता को समझेंगे। प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 2 प्रकार की समानता की बात की गई, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की प्रतिष्ठा 16 से 15 और 16 में अवसर की समानता है समानता दिया गया, और प्रतिष्ठा की समानता 18 में उपाधियों के अंत के माध्यम से वर्णित है प्रतिष्ठा की समानता। समानता बनाम समता। आइए समानता और समता में अंतर समझते हैं, ठीक है। कहता है संविधान के दृष्टिकोण से इन दोनों शब्दों के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर है। समानता, इसका सीधा अर्थ है सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, पूरी तरह से एक साथ व्यवहार करना। समता, भारतीय संविधान के मुख्य रूप से समानता का सिद्धांत अपनाया गया है। इसके तहत समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अर्थात यदि कोई व्यक्ति वर्ग, ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो उसे उसी भी मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक भेदभाव या संरक्षणात्मक भेदभाव कर सकता है, जैसे आरक्षण की व्यवस्था। इसी सकारात्मक भेदभाव के करके समाज में बराबरी लाने के प्रयास को समता कहते हैं। देखिए भारत में जो है ना, जो समता है, क्या है समता, समानता नहीं है, समता है, क्योंकि कहता है समान के साथ व्यवहार समान किया जाए, इसी को सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। फिर आता है बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। कहता है कि ना कि ब्रोद है आपका फ्रे है दोस्ती ऑन टॉप, उसी प्रकार से इसमें दिया गया ब्रोदरहुड जो है ऑन टॉप होनी चाहिए। अब बात करता है कि एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और देश की अखंडता सुनिश्चित की जाती है। गरिमा, राष्ट्र की एकता और देश की अखंडता सुनिश्चित की जाती है। तथा ऐतिहासिक स्रोत के बारे में समझते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के ये 3 फ्रांस की क्रांति से 1789 जो है में हुआ था, उससे लिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का दृष्टिकोण क्या है? कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यह त्रिमूर्ति की तरह कार्य करते, किसकी तरह? त्रिमूर्ति की तरह। अब आता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को पवित्र और सर्वोच्च माना गया है। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की गरिमा की विशेष महत्व दे और उसकी रक्षा करे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को दिया गया है। 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जी सके, आपके पास अपनी डिग्निटी हो, यह मौलिक अधिकार है। अब आता है राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ द नेशन। यह सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल कंसेप्ट है। किसी राष्ट्र के लोगों के साथ जो वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक लगाव या जुड़ाव होता है, ऐसी ही एकता को हम सब भारतीय की भावना है ना। देश की अखंडता क्या है? यह एक भौगोलिक अवधारणा है। किसी देश के नागरिकों के मध्य अपनी मातृभूमि या उसके भूगोल के प्रति जो लगाव और अखंड जुड़ाव होता है उसे अखंडता कहते हैं। अतः देश के किसी हिस्से को अलग होने का अधिकार नहीं है हमारे यहाँ।
राय प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। आइए कुछ बात समझते हैं, कुछ केस समझते हैं, तब हमको आइडिया लग जाएगा कि सही में प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। भारतीय राजनीतिक और न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा विवाद रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इसके विकास क्रम में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से समझा जा सकता है। आइए, बेरुवारी वाद 1960 में, इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम खुद कहता है बेरुवारीवाद 1960 में, बेरुवारीवाद में कि संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। लेकिन वही सात सभा गोलकनाथ जाता है एक केस 1967 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्वतंत्र प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। इसी समय नहीं माना गया कि ये भी संविधान का भाग है, ये महत्वपूर्ण बताया गया। आगे कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तब केशवानंद भारती बनाम 1973 में यह मामला जाता है तो एक मोड़ देता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को पलटते हुए स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अतः 368 के तहत भारतीय प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। देखिए, केशवानंद भारतीवाद जब गया तो उसमें प्रस्तावना में 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहता है, अपने विचार से पलट जाता है, अपने फैसले से पलटता है, कहता है कि यह अभिन्न अंग है किसका, संविधान का, और 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर एक सिद्धांत देता है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसी मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूल संरचना का सिद्धांत दिया और कहा कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है, लेकिन वह मूल ढांचे को नष्ट या संशोधित नहीं कर सकता। जो मूल बात है उसको नष्ट करने का अधिकार नहीं है उसको। अगला कहता है संशोधन की क्रियान्वयन। केशवानंद भारती के केस के फैसले के बाद सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में पहली बार अब तक की एकमात्र बार संशोधन करके नए शब्द जोड़े गए हैं। क्या क्या? देखिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। क्या क्या? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया है भारतीय संविधान में। देखिए, तो भारतीय संविधान में 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया ना, उसके द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अब देखिए 5 नंबर SR बोम्मई बात जो है अपन समझ लेना 1954 में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। फिर कहा LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में आता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक अभिन्न अंग इंटरल पार्ट माना नहीं। आगे प्रस्तावना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल क्या है। यदि प्रस्तावना सरकार की कोई विशेष शक्ति प्रदान नहीं करती, फिर भी इसका संवैधानिक और कानूनी महत्व अत्यधिक है। गैर न्याय योग्य बात है। कहता है कि ना, प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्याय योग्य है। इसका अर्थ है कि केवल प्रस्तावना में लिखी बातें को लागू करने के लिए कोई नागरिक न्यायालय जाने का अधिकार नहीं रखता है, व्याख्या में सहायक है सिर्फ ना। कहता है संविधान का कोई अनुच्छेद अस्पष्ट होता है या उससे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की सही व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहारा लेता है। मान के लिए कि कोई अनुच्छेद है जो स्पष्ट रूप से उसका अर्थ 2-3 अर्थ निकल रहा है ना, तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसके आधार पर हम ले सकते हैं किसको, प्रस्तावना को, और उसी के आधार पर उसके विचार के अनुसार हम काम कर सकते हैं। अगला कहता है संविधान के साथ जुड़ाव। प्रस्तावना का संविधान के साथ विशेष महत्व है। यदि इसे संविधान से अलग कर दिया जाए तो इसका अपना कोई स्वतंत्र का है वजूद नहीं रह सकता है ना। आगे देखिए, कहता है कि प्रस्तावना पर विवादों के महत्वपूर्ण कथन। आइए विवाद पढ़ दिए हम, विद्वान लिखा हुआ है, विद्वान सब आखिर क्या कह के गया है, आइए समझते हैं। तो ये कहता है कि विभिन्न न्यायविदों और संविधान विशेषज्ञों की प्रस्तावना ने महत्वपूर्ण निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। N.A. पालकी वाला प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है प्रस्तावना? N.A. पालकी वाला ने प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र माना है। के एम मुंशी जो है यह हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है ना।
जन्म कुंडली मनाए। पंडित ठाकुर दास भार्गव। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों और विचारों का प्रतिफल है ना, दीर्घकालिक सपनों और विचारों का प्रतिफल है। किसने कहा है, आपका कहा है, व्यक्ति का नाम है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ना। अर्नेस्ट बर्नर राजनीतिक शास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना संविधान की कुंडली है, कुंजी है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रस्तावना। अर्नेस्ट बर्नर ने कहा कुंडली चाबी है ना, यह संविधान का मूल मंत्र है, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बारकर प्रस्तावना से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत ही प्रस्तावना से ही की है। तो आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइज हम अगले चैप्टर में फ्रेंड्स, मोदी जी कहते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 1 और अनुच्छेद आर्टिकल 1 से 4 तक, जिसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ना। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस नोट्स का एक बेहतर लाभ उठाइए। तो हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।